हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं एक एनसीईआरटी का सीरीज लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है और वो बेसिक चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ लेकर के आऊँ, यानी एनसीईआरटी से मैं क्लास स्टार्ट करूँ। और ये मैं हर एक बच्चों को चाहूँगा जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी इस वीडियो को देखें और भरपूर लाभ उठाएं। देखें, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करते चलूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी, क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास होगी ये, और इसमें हम लोग मैं पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ। पहला चैप्टर आपके सामने है। चलिए देखते हैं पहला इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि कई लाख वर्ष पहले अर्थात ये घटनाएं जो हैं अनुमानित हैं। जो भी इतिहास में घटनाओं का जिक्र होता है ये सब अनुमानित होते हैं, लेकिन उन साक्ष्य के माध्यम से उनका प्रूफ भी होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। देखिए, कुशल संग्राहक का अर्थ होता है यानी खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, मनुष्य अपने भोजन के लिए संग्रह किया करता था। आपको पता है कि मनुष्य का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वो पहले जंगली था, अर्थात जानवरों का शिकार करके खाता था। फिर क्रमिक रूप से वह खाद्य संग्राहक हो गया, अर्थात अपने आगे के दिनों के लिए वो भोजन को इकट्ठा करके रखने लगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आधुनिक पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। कहा जा रहा है कि आधुनिक पाकिस्तान की बात, यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो है, जो मेहरगढ़ का इलाका है, उसमें लगभग 8000 वर्ष पहले लोगों ने गेहूं और जौ की खेती पहले शुरू की। पहला फसल जो था गेहूं और जौ का फसल था। इस फसल को उन्होंने उगाना आरंभ किया। फिर उन्होंने भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अर्थात ये पहले जब कृषि की शुरुआत किए तो इनकी जीवन क्या हो गई, अस्थाई हो गई। और अस्थाई जीवन के साथ साथ ये पशुपालक भी हो गए, अर्थात पशुओं को पालना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, और उस पशु में पहले ये भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। आपको पता है कि कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जो पहला साक्ष्य बताता है कि मनुष्य जो था ये पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे। देखिए, आपको पता है जब कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि के साथ ही मानव का जीवन क्या था, अस्थाई हो गया। और अस्थाई जीवन हुआ। अस्थाई जीवन होने के साथ साथ वो घर का विकास किया, घर के विकास के साथ साथ वो गांव का विकास किया। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है लोग गांव में रहते थे, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के निकट कृषि का विकास हुआ। ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी के माध्यम से ये कहा जा रहा है गारो खासी जो जयंतिया है, नहीं, गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के निकट कृषि का विकास हुआ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक, ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ।
विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जैसे देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि सिंधु नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। आपको पता है कि स्टार्टिंग में नवपाषाण काल में आप देखेंगे जब कृषि की शुरुआत हुई, मानव का जीवन अस्थायी हो गया, तो अस्थायी होने के साथ साथ वो कृषि में अधिशेष पैदावार करने लगा। जब अधिशेष अनाज का पैदावार करने लगा तो क्या हुआ, उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ साथ देखा जाए कि मुद्रा का संकर्षण हुआ। मुद्रा जब आया तो उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ गई और उसका जीवन जो था ये नगरीय हो गया। वही बात कर रहा है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के ऐसे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा की। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचार, ध्यान रखेंगे यहाँ कहा जा रहा है, एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पुरानी पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जा गई, ठीक है। जो पहले की पुस्तकें थी, आपको पता है कि पहले की पुस्तकों में अभी स्क्रिप्ट का विकास नहीं हो पाया है, वो पांडुलिपि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी हस्तलिपि का प्रयोग कर रहे हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्तों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते थे, ठीक है। देखिए ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरातत्वविदों को अभिलेख मिले हैं। ये अभिलेख पत्थर एवं धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अतीत से बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्व कहलाते हैं। पुरातत्व का यहाँ परिभाषा इन्होंने दिया है। पुरातत्व को समझने की कोशिश ये कर रहे हैं, यानी पुरातत्व किसे कहते हैं, तो पुरातत्व अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो व्यक्ति अतीत का अध्ययन करता है वह इतिहास कहलाता है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को इन्होंने समझाने की कोशिश की है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप NCERT पढ़ते हैं अच्छे से तो आपकी बेसिक चीज़ें मजबूत हो जाती है। फिर इन चीज़ों को जिसका हम लोग डिस्कशन किए हैं उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्लो चार्ट में ये बताया गया है, बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा अतीत जो है पुरातत्वविदों और इतिहासकारों द्वारा अध्ययन किया जाता है। हमारे अतीत के बारे में जानकारी जब प्राप्त की जाती है तो वो किसके द्वारा, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के द्वारा। और उनका अध्ययन का सोर्स क्या होगा, पांडुलिपियाँ होंगी, अभिलेख होगा, और वो पदार्थों या वस्तुएं होंगी। और वो वस्तुएं हो सकती हैं, औजार हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, हड्डियाँ हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो काल जो है उसकी भौगोलिक दृष्टि क्या रही होगी, उसकी राजनीतिक दृष्टि क्या हो रही होगी, और उसका समय पीरियड क्या रहा होगा। इस सब चीज़ों से हम लोग उस समय और उस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों में, अर्थात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी क्षेत्र मिले हैं वो भारत के किस क्षेत्र में हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे पहले कई लाख वर्ष पूर्व
वहाँ लोगों का जमावड़ा यानी आवास देखा जा सकता है। और वे लोग जो थे ये कुशल संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे अर्थात कुशल खाद्य संग्राहक थे। और वो उन्हीं के वजह से जानवरों को अर्थात कुशल खाद्य संग्राहक थे तो वो पशुपालक भी हो गए, और पशुपालक के साथ साथ वो जानवरों का विकास वहाँ पे वो देखा जा सकता है। दूसरा देख सकते हैं कि सुलेमान और किर्थल पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किर्थल पहाड़ियों के बीच अर्थात मेहरगढ़ का जो इलाका है, यहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व जानवरों को पालतू बनाने का साक्ष्य मिलता है। अर्थात यहाँ देखेंगे कि कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि मानव जो था ये पशुपालक भी हो गया था। फिर इसी में समझाने की कोशिश की गई है कि जब यहाँ व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, और कृषि के साथ साथ जब व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, उसके फलस्वरूप जब अधिशेष अनाज का पैदावार हो गया और मुद्रा का संकर्षण हुआ, उसके फलस्वरूप सिंधु और गंगा नदी के किनारे आप देखेंगे, सिंधु नदी के किनारे आसपास तटों में नगरों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, जिसको हम लोग प्रथम नगरीय संस्कृति के रूप में देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, देखिए यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। बच्चे हमेशा भूल जाते हैं कि बीसी किसे कहते हैं। नहीं, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व के पहले, बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा के जन्म के पहले वाले समय को हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और एडी डोमिनी यानी आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट अर्थात ईसा के जन्म के बाद वाले समय को हम लोग क्या कहेंगे, एडी कहेंगे। ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण शब्दावली को इन्होंने समझाने की कोशिश की है। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, यहाँ देखिए अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद कहलाते हैं। दूसरा है खुदाई, जिस प्रक्रिया में के द्वारा पृथ्वी के धरातल के नीचे से पुरानी वस्तुओं को खोद कर निकाला जाता है, वह प्रक्रिया खुदाई कहलाती है। सिंपल है। यहाँ टर्मोलॉजी को समझाने की इन्होंने कोशिश किया है। दूसरा टर्मोलॉजी है कुशल संग्राहक। जो व्यक्ति अपने भोजन का संग्रह करते थे वे कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, यानी खाद्य संग्राहक जो थे वो बहुत कुशलता से खाद्यों को, अपने खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखते थे। सहायक नदियाँ, छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। इतिहासकार, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। स्रोत जो होते हैं, देखिए इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं उसको समझाने की कोशिश इन्होंने किया है। पहला है पांडुलिपि, आप देखेंगे पांडुलिपि हो गया, उसके बाद अभिलेख हो गया। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। पांडुलिपि प्राचीन काल में हाथ से लिखी वस्तुएं, पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, घटनाक्रम को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। इन्होंने समझाने की कोशिश किया है कि देखिए ये घटनाक्रम पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाता है कि कृषि का आरंभ कब हुआ और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बताता है कि 8000 ईसा पूर्व पहले कृषि का आरंभ हुआ। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर मिले। अर्थात सिंधु सभ्यता के उद्भव के जो कालक्रम है इसमें कंट्राडिक्शन है। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी बता रही है कि 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर मिले। फिर यहीं देखेंगे 2500 वर्ष पूर्व मगध का बड़ा राज्य मिला। अर्थात इसको क्रमिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिंधु सभ्यता के बाद सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तो ये नगरीय सभ्यता थी, फिर वो नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम लोग वैदिक संस्कृति में पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति में देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई वहाँ पे आपको कुल होती है। कुल या परिवार कहते हैं, जिसके प्रमुख को कुलप कहा जाता है। फिर उसके बाद ग्रामणी होता है, ग्रामणी के बाद विश्व होता है, विश्व के बाद आपको जन होता है। जो जन होता है
ऋग वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई होती है। और वहीं उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे जन मिलकर के जनपद का निर्माण करते हैं, और वहीं बहुत सारे जनपद का निर्माण करते हैं। फिर देखेंगे बहुत सारे जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण करते हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपद को देखते हैं। और यही 16 जनपद मिल करके जिसमें सबसे बड़ा मगध होता है, मगध के जो शासक होते हैं ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और योग होते हैं, साथ में इनकी भौगोलिक दृष्टि भी अच्छी है, भौगोलिक स्थिति भी अच्छी होती है जो इनको सपोर्ट करती है, और सब में मगध का उत्कर्ष होता है। और क्रमिक रूप से मगध के जो राजा होते हैं सभी 16 महाजनपद को मिला करके अशोक के समय देखेंगे एक अखिल भारतीय भारत का निर्माण होता है, अर्थात अखिल भारतीय राज्य का विकास अशोक के समय होता है। ठीक है, ये हम लोग क्रमिक रूप से देखेंगे। यहाँ देखिए जितना हम लोग डिस्कस किए हैं उस पर कुछ प्रश्न हैं, इनको समझने की कोशिश करना है। प्रश्न है, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पूछा जा रहा है कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि यात्रा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों मित्रों आदि से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। दूसरा है कि काम के लिए यात्रा करते हैं। तीसरा, व्यापार के लिए भी यात्राएं की जाती है। पर्यटन, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो पर्यटन स्थलों के सैर के लिए भी यात्राएं की जाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? कठोर आंसर बताया जा रहा है कि कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। दूसरा है, हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने से अधिक समय लगता होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पूछा जा रहा है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? उत्तर है, पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था जो समय के साथ साथ सड़ गल जाते थे। लेकिन देखा जाए इतिहास और तिथियां बताती हैं, इतिहास और तिथि को समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में बीसी कहते हैं, हिंदी में ईस्वी पूर्व कहते हैं, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, बिफोर क्राइस्ट ईसा के जन्म के पहले। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि तिथि से पहले एडी लिख पाते हों, ऐसे एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा है। भारत में तिथि के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, अर्थात वर्तमान से पहले। ठीक है, चलिए पृष्ठ संख्या 3 पर 2 तिथियां हैं, इनका पता लगाओ। देखिए ये एक्टिविटी दिया हुआ है, इन्होंने एक्टिविटी दे रखा है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ ये काल्पनिक प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्न दिए हुए हैं, इसको समझने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए हुए हैं, इसको मिलाने के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको इन्होंने दे रखा है कि कैसे आप मिलाएंगे। अर्थात नर्मदा घाटी में आप देखेंगे शिकार और संग्राहक के लिए मगध में ये पहला बड़ा राज्य था। गारो खासी पहाड़ियों में देखेंगे आरंभिक कृषि, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। गंगा घाटी में देखेंगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर आए। ठीक है, पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर इन्होंने बताया है। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था।
ठीक है। अब देखिए ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बना रखे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्त्री पुरुष ने कब गेहूं जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया, हमने डिस्कस कर चुका है हम। देखिए पहला है कि 8000 वर्ष पूर्व, अर्थात 8000 वर्ष पूर्व ही कृषि का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया होगा? मगध में, बिंद के उत्तर में, सुलेमान और किरतर पहाड़ियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता है कि मगध के उत्तर में सबसे पहले चावल का उपजाया गया। प्राचीन काल में, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में किस क्षेत्र को मगधा के नाम से जाना जाता था? अर्थात गंगा और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। ठीक है। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया था? इंडिया। ठीक है। ऋग्वैदिक काल कब लिखा गया? ऋग्वेद कब लिखा गया? 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है। ये पहले हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। लगभग 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? आम लोगों के द्वारा। जो पहले सिंपल मानव जीवन था या प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। भारत नाम का प्रयोग पहले किसके द्वारा किया गया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले जनसमूह के द्वारा। भोजन संग्राहक लोग सबसे पहले भारत में कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के किनारे। देखेंगे नर्मदा नदी के किनारे। गंगा और इसकी सहायक नदियों तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। ठीक है जी। इन प्रश्नों को आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए आज यहीं रहने देते हैं। कल से हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। इसी तरह हर एक चैप्टर को डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने, और मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं आपकी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब आप भी करें, अपने फ्रेंड से और जो रिलेटिव हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के आने वाला हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोशिश रहेगी कि हर एक एग्ज़ाम को के इन्फॉर्मेशन को मैं शेयर करूं। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।